जो तरामीम हमने अभी डिस्कस की हैं वो भी आपके सामने है। आईनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने का जो मामला है ये भी गुज़िश्ता रोज़ उठाया गया सेनेट की अपोजिशन वाली साइड से। अदलिया की खुद मुख्तारी पर किस हद तक ये असरअंदाज हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगर पोस्ट 2022 से पहले चले जाएं, जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस जो था वो उस लेवल पे नहीं था या पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन इस लेवल पे नहीं थी, तो जिन 3 चीज़ों की तरफ आज आपके सामने आए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या उसके बाद आपके जो मिलिट्री के अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं उसका एक सिनर्जी का मैटर है, और तीसरा जो आपका लोकल गवर्नमेंट्स है या उसके बाद जो 10-12 साल जो है पाकिस्तान की जो 18th अमेंडमेंट है उसके अंदर जो प्रोविंसेस या फेडरेशंस के इश्यूज थे या आपके फाइनेंस के इश्यूज थे, आर्टिकल 160 था या आर्टिकल 148 या 149 था, तो ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पर इत्तफाक था कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ओवरबर्डन है और बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर ये पॉलिटिकल क्वेश्चन इस लेवल पे चले जाते हैं कि आम आदमी के केसेस को तवज्जो नहीं दी जाती। और मोर ओवर ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशल एक्टिविज़म से जुडिशल ओवर रीच और कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ चली गई है और जा रही है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आना चाहिए। और आर्टिकल 184 या आर्टिकल 175A इस पे बहुत बात की जाती थी, और कॉन्टेक्स्ट ये बनता था कि जब 18वीं तरमीम में उसे टोन डाउन किया गया तो जुडिशरी ने इसको जो है 19वीं तरमीम जो है वो जिस तरह आप ये कैसे कि कह के करवाई कि आप करवाएं इसको। दूसरा इशू जो था वो आपका आर्टिकल 243 जिसके अंदर सिनर्जी था कि एक आर्मी चीफ का ऑफिस जो था उसके साथ साथ जो सर्विसेज चीफ के लिए अपॉइंटमेंट का तो प्रोसेस जिक्र था, लेकिन उसके अंदर टेन्योर किस तरह होना चाहिए, किस तरह मैटर्स जाना चाहिए। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 2020 में जजमेंट आई और जनरल बाजवा का केस जब एक्सटेंशन के लिए गया तो उसके अंदर ये कहा गया कि जी एक लॉ बनना चाहिए, और सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI जो गवर्नमेंट के अंदर थी उन्होंने बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंड कर सकते थे बट उन्होंने स्टैट्यूट के अंदर किया। लेकिन उसके साथ साथ जो एक चीज़ थी कि कारगिल इशू से लेके 2020, 22, 24, 25 तक अभी तक जो मार के हक में आए हैं, तो एक रिकमेंडेशन मिलिट्री साइड पे इंडियंस वाली साइड पे भी थी कि एक CDS बनना चाहिए जो उन्होंने बनाया, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके अंदर हम वो नहीं बना सके, क्योंकि जब आप तीनों सर्विसेज को लेके चलते हैं तो उसकी सिनर्जाइज करने के लिए बरतानिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया और आपकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने सब ने एक CDS सिस्टम बनाया हुआ है कि इन तीनों को आप इकट्ठा करें, इकट्ठा करके जो है आप ऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस साइड पे करके एक ही ऑफिस ऐसा हो कि जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर जो है वो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट या जिसको भी वो जवाब दे हो, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर ऑपरेशनल साइड से चल पड़े। और इसकी एक रिक्वायरमेंट भी थी जिसको मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एड्रेस किया गया, और जो सिविलियन मिलिट्री सुप्रीमेसी का एक इशू था आज आपको आर्टिकल 243 के अंदर वो नजर नहीं आएगा। तीसरा जो एक था कि जिस पे ज़्यादा बात की जा रही थी कि शायद पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो एक अमेंडमेंट के ज़रिए जो 27th है उसके ज़रिए उसको छेड़ा जा रहा है, तो वो भी आपके सामने बात नहीं आई कि एक भी आर्टिकल जो है या एक शिक ऐसी नहीं है कि जिससे रिवर्सल वाली बात की जाए कि जिससे आपको ये लगे कि शायद पार्लियामेंट जो है वो अपनी दी हुई जो अथॉरिटी है उसे कंप्रोमाइज़ की जा रही है। फाइनली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जब 26वीं आईनी तरमीम आई, यही वो ड्राफ्ट था जो PTI से शेयर किया गया, जो JUI से शेयर किया गया कि हमें इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए, और आप सारों का इस चीज़ पे इत्तफाक है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गई और फिर आपने 1 साल के अंदर देखा कि इस मुल्क के अंदर जजेस लाइकिंग डिसलाइकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिटिसिज्म, जुडिशल कमीशन के ऊपर जो बातें ai हैं उसका रिजल्ट आपको निकला कि आप फिर उस ओरिजिनल आइडिया की तरफ चले गए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, और उसके अंदर सिर्फ आपने वो मैटर्स उनको भिजवाएं। अगर आप पूरी अमेंडमेंट को एनालिसिस करें तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जो ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन दी गई थी उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब जो है वो तकसीम कर दिया गया है। ना सुप्रीम कोर्ट की पहली एपलेट जुरिस्डिक्शन कम हुई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को नई जो बनने जा रही उसकी जुरिस्डिक्शन कम हुई, एक्सेप्ट वन थिंग जो है वो ये है कि आर्टिकल 199 के नीचे मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे, और सुओ मोटो जो एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था उसको कहा गया है कि आप एक दरखास्त के अंदर जाएंगे
तो मैं ये समझता हूं कि जितनी चीज़ों को बिल्टअप किया गया था उन सारी चीज़ों के अंदर आज की वो अमेंडमेंट्स जो हैं उसके अंदर नहीं है। हाँ, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी में चीज़ें जा रही हैं, डेफिनेटली वहाँ पे आपको नई चीज़ें ज़रूर नजर आएंगी जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। कंसर्निंग लोगों का ये भी कहना था कि अदलिया के इख्तियारात को कम किया जा रहा है, और इसी हवाले से मेरा अगला सवाल है, और मैं आबिद जुबैरी साहब चाहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं कम किया गया, बिल्कुल सर ये मेरी राय नहीं है, और मैं चाहती हूँ आबिद जुबैरी साहब अगर इसके ऊपर मुझे ब्रीफ कर दें। सर, सुओ मोटो के हवाले से क्या करना है? आर्टिकल 184 के खात्मे का कहा गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता अदलिया के इख्तियारात कम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने ये ड्राफ्ट देखा है जो ये पास करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ से आया इनके पास इख्तियार ही नहीं है इसमें कोई चेंज कर सके। अब कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया, मैंने सुना है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आज हम जिस तरह से जानते थे अपनी सारी जिंदगी हमने जाना, वो तो खत्म हो गया आज, क्योंकि आर्टिकल 189 के अंदर जो तरमीम आई है कि जिस फेडरल कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट पे, नॉट अदरवाइज। यानी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत आज फेडरल कोर्ट के नीचे हो गई, और ये कह देना कि जी कोई बिल्कुल कोई हैसियत कम नहीं हो गई, ये जो चीजें बिल्कुल आप वक्त बताएगा कि किस तरह से कम हो गया। सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया है, आपका सिर्फ वो अपीलेट कोर्ट रह गया, सिर्फ वो दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपीलें सुनेगा। सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, जिसके पहले चीफ जस्टिस सदर अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, यानी उसके अंदर फिर वो जुडिशल कमीशन जो वैसे ही गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट से एग्जेक्टिव से ओवरलोडेड है, ओवर रीच जैसे बार बार कहा जाता है, जुडिशल ओवर रीच हो गई उसकी वजह से हुआ। तो ये एग्जेक्टिव ओवर रीच से जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने तरीका कार भी इसका बिल्कुल वाजे कर दिया है कि कौन लोग उसके जज हो सकते हैं। 68 साल उनकी उम्र कर दी गई है। वो जज सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो सकते हैं, रिटायरमेंट जो थे, और या उसके बाद वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 65 पे रिटायरमेंट की एज है। और 7 साल से हाई कोर्ट के जज जो रहा है वो आ सकता है, और 20 साल से कोई एडवोकेट है वो भी इसका जज। अब आप देख लीजिएगा जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स अभी होंगे आपके सामने आएगा। सबसे जो बड़ी बात है जो कहते हैं जुडिशरी में कि कोई इसमें कोई बिल्कुल जुडिशरी आजाद है और ये सब कुछ है, हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर की वो आर्टिकल 202 को जो 200 को जो इंटरप्रेट उन्होंने कर रहा है, उसने कहा उस जज की परमिशन नहीं होगी, अगर वो नहीं मानेगा ट्रांसफर को वो रिटायर हो जाएगा। वो ये ज़ियाउल हक के जमाने में हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जज की जो एक टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर थी कि उसकी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसके एक दफा अपॉइंट हुए 26 तरमीम में कहा गया कि हाई कोर्ट के जज की एवेल्युएशन होगी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, उसके हर साल एक जज की एवेल्युएशन की जाएगी। वो भी हमने चैलेंज की हुई थी लोगों ने अदालत के अंदर, लेकिन अब तो वो भी तकल्लुफ भी छोड़ दिया कि नहीं, अब तो वो उसका ट्रांसफर होगा, अगर नहीं मानेगा अपना ट्रांसफर तो आप देख लीजिएगा सबसे पहले जो ट्रांसफर होंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जज है, मैं समझता हूँ कि उनके साथ ये होगा। तो ये कह देना कि जी बड़ी अच्छी चीज हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना कोई बुरी बात नहीं, इट इज द अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, उसके वही जजेस क्यों नहीं आप बेंच उसको सीनियर जजेस को आप बना दे जैसे होता है। इवन साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी अपील लाई करती है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन ये जो नौ तरमीम की है, अदलिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है, अदलिया आजाद कर दिया, टेन्योर, सिक्योरिटी टेन्योर खत्म कर दिया, और जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो गया आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हाफिज हसन साहब आपकी इस बात से इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी अपनी राय दे दें। भट्ट साहब, आप ये देखें, एहतजाज करने वालों ने पहले तो एहतजाज किया, मगर तरामीम तो अब सामने आ चुकी हैं, आप इन्हें किस तरह देखते हैं? देखिए, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, सीधी सी बात है, वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश कर दिया गया। जब पेश हो गया तो अब ये कल सुबह 11 बजे दोबारा ये दूसरा इजलास होगा कौमी असम्बली और सेनेट का। 60% जो शिक्के हैं वो बहस तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है, और मुझे ये यकीन है कि अगले हफ्ते के इख्तिताम से कबल कौम को पता चल जाएगा। आप इसको खुशखबरी का लफ्ज़ कह लें कि 27वीं तरमीम जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर मंजूर हो गई। इसी तरह ये तो एक ये सिस्टम अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि सदर को जैसे इस्तस्रा हासिल है, उसी तरह वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फौजदारी केस के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्हें भी इस्तस्रा की बातचीत चल रही है। लेकिन चूँकि मेरे दोनों काबिल एहतराम जो मेहमान हैं उन्होंने बात की है सो मोटो की, तो बड़ी अहम बात है। मैं लाहौर एयरपोर्ट पर चंद साल कबल था तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी वहाँ एक बैठे हुए थे। जज ने एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, सियासी शख्सियत थी, जो लेट हो गया था, उनके पास एक कार्ड था जो जहाज़ पर अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं थे। उन्होंने उस वक़्त लाहौर एयरपोर्ट पर मेरी मौजूदगी पर सो मोटो ले लिया था। फिर उस वक़्त के कद काठ वाले शख्सियत शुजात हुसैन
सब आए और उन्होंने आकर वो फैसला सियासी शख्सियत की जान छुटाई थी। लिहाजा सो मोटो का ये ख़त्म होना, ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ बेहतर काम है। लेकिन काबिल एहतराम हाफिज साहब, आप मुझे ये सवाल का जवाब काइंडली ज़रूर दीजिएगा कि हाई कोर्ट का जज जो है वो अगर ट्रांसफ़र से इनकार कर दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो आईनी अदालत का जज बनने से इनकार कर दे, तो क्या हम ये समझेंगे फिर इसका कैरियर ख़त्म हो गया? हाफिज साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बट साहब, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले पाकिस्तान के एक प्रोविंस के चीफ जस्टिस को जो था, जुडिशल कमीशन ने ये कहा, और उसके अंदर जुडिशरी की ही डोमिनेंसी थी कि हम आपको एक सूबे के चीफ जस्टिस से निकाल के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडहॉक जज के तौर पे लाते हैं, और उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी हुआ। और वो जज साहब ने कहा जी कि मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे आप परमानेंट जज के तौर पे लेके आएँ, नहीं तो मैंने इधर ही सर्व करना है। और फिर उस जज साहब को वहाँ पे सपोर्ट किया गया और जुडिशल कमीशन का फ़ैसला नहीं माना गया। तो अगर आपके पास इस तरह की एग्जांपल्स या चीज़ें रही हैं तो फिर कोई ना कोई तो रास्ता उस चीज़ के अंदर निकालना है कि जी अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड आती है और उसके अंदर एक प्रोसेस आता है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो होना चाहिए। अब उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या जज की कॉन्सेंट जो है लेना सुपीरियर जुडिशरी के अंदर जो है, ये दुनिया भर के जितने भी लॉज हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक मैंडेटरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है? बिल्कुल उसके अंदर नहीं है। अगर आपने इंडिया की एग्जांपल्स लेते हैं, आर्टिकल 222 है, कोई जज की कॉन्करेंस या कॉन्सेंट नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि कैरियर खत्म हो गया, तो एग्री है या डिसएग्री है? मैं ये ना बट साहब, मेरी ये गुजारिश ये है कि सारा प्रॉब्लम जो है वो आया हुआ है लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्डक्ट का आया हुआ है। हम हर चीज को उस कॉन्डक्ट के अंदर, हाँ बाज दफा ठीक होता है कि कॉन्डक्ट गलत भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ये किसी जगह नहीं। आपका पॉइंट भी आ गया हमारे पास, और बात यही है कि इसका मुसव्वदा पेश कर दिया गया है, जबकि चेयरमैन सेनेट ने इस तरमीमी बिल को सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में भेज दिया है। लेकिन कल देखते हैं कि इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट होती है।